जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। ये 4 टॉपिक हैं और उन 4 टॉपिक के भीतर कई छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास का मेन मोटो आज है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भीतर हम लोग को ये देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। आज डिटेल में हम लोग को देखना है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में भी कई चीजें आती हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हाथ में आप लोग कॉपी और पेन भी ले लीजिए, जो चीजें अच्छी लगे उसको नोट भी करते चाहिए। और जो भी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने शेयर हो रहे हैं उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करने, वीडियो आपके साथ शेयर ही किया जाता है। तो जो चीजें अच्छी लग रही है उनको नोट करते जाएं, जिससे फ्यूचर में आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को समझना है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का काम करते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की कंट्रोलिंग करे, उसको नियंत्रित करे और उसमें व्यवस्थित करे। व्यवस्थित क्या करे? उसकी फाइलों को व्यवस्थित करना। ठीक, कंट्रोल करने का मतलब यूजर को एक्सेस देना, किस यूजर को एक्सेस देना है, किस यूजर को एक्सेस नहीं देना है, कैसे सिक्योरिटी लगानी है, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती है। और व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि जो भी आपके फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इन सारी चीजों को एक क्रम से रखना, उनका एक सिस्टम बनाना, ये सारी चीजें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है। दूसरी चीज लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध का मतलब मैनेज करना, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। तो आप लोग जानते होंगे, हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि यूजर किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी अगर कोई यूजर है तो वह हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना मिले। ये हार्डवेयर हो गया और ये हो गया यूजर। तो कोई भी यूजर जो है, यूजर मतलब कौन? हम आप जो लोग भी कंप्यूटर चला रहे हैं वो क्या है? उसके यूजर है। हार्डवेयर क्या? जो भी कंप्यूटर में चीजें उपलब्ध हैं, कीबोर्ड है, माउस है, वो सारी चीजें उसकी हार्डवेयर है। तो कोई भी यूजर डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक, जब तक उसमें कोई सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। तो यूजर क्या करता है? सबसे पहले यूज करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो भी यूजर है वो सबसे पहले यूज किसका करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बेस्ड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा बेस्ड होता है हार्डवेयर। यही कल की क्लास में हम लोगों ने देखा। जिसको क्लास नहीं समझ में आ रही है, एक बार कल की क्लास रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आज की क्लास समझ में आएगी। इसलिए बोला जाता है कि आप डेली क्लास अटेंड करें। किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो शाम तक उसकी वीडियोज आती है, नाइट में उस वीडियो को देखें, जो चीज अच्छी लग रही है उसको नोट करें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम कर सके। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक वातावरण बनाता है जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर वर्क कर सके। जैसे एग्जांपल में आप स्मार्टफोन को समझिए। स्मार्टफोन में सबसे बेसिक क्या है? आपका हार्डवेयर। उस हार्डवेयर मतलब आपके फोन की स्क्रीन है, बाकी सब चीजें हैं जो फोन का हार्डवेयर पार्ट है। फिर उस हार्डवेयर के पार्ट पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाया गया है। फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम
के ऊपर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक, और फिर अपनी एक्टिविटी, अपना वर्क जो भी आप करना है वो करते हैं। तो ये क्या करता है, एक यूजर को उसके हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एक यूजर को उसके हार्डवेयर से जोड़ने का काम कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है, अगर एंड्रॉइड को हटा दिया जाए तो हमारे जो एप्स हैं वो इंस्टॉल कहां पर होंगे, उसको एक बेस चाहिए ना, एक आधार चाहिए। तो वही बेस एक बनाता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिस पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सके और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। एक कंप्यूटर में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरीके से एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर में हमारा कब क्या और कैसे होना है, सिस्टम में कब क्या और कैसे होना है, यह पूरी तरीके से एक मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होता है, और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना। एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, यानी सिस्टम को कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, इसे पूरी तरीके से एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये 3 प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इन तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों के बारे में हम लोग को समझना है। तो आज की टॉपिक का मेन एजेंडा यही है कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे पार्ट्स के बारे में समझें, और वो कैसे वर्किंग करता है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझें। अभी आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप क्वेश्चन भेजते जाएं, बीच बीच में क्वेश्चन को पुटअप करके उसका जवाब भी दिया जाएगा। सेकंड चीज है हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरीके से मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और यह जो हमारा मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कंप्यूटर को चलाने में। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं इस पर इंस्टॉल हो पाएगा, और सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, और वो सिस्टम हमारे लिए एक डिब्बे के समान रह जाएगा। फिर चाहे वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो या स्मार्टफोन ही क्यों ना। अगर हमारे कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हटा दें तो हमारा सिस्टम सिर्फ एक डिब्बे के समान रह जाएगा। ना तो उस पर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और ना उसका कोई यूज कर सकते हैं। तो जिस चीज का कोई यूज नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, वह एक डिब्बे की ही समान तो है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप में जमे हुए सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका एक समूह है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को मिला के बनाया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं, आपने कंप्यूटर में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए इसमें विंडोज 10 चल रहा है, 10 की बात कर रहे हैं, तो विंडोज 10 जब आपने इंस्टॉल किया तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से आ गई, मिल गई। कैलकुलेटर आपको उसमें मिल गया, कैलेंडर मिल गया, टास्क बार दे दिया गया है, कुछ डिफॉल्ट आइकन भी दे गए हैं, कुछ पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर भी हैं आपके सामने। तो ये सब क्या है, उनका सब समूह है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन किया गया है, उनको प्रोग्रामिंग की भाषा में मॉड्यूल बोलते हैं। तो ढेर सारे मॉड्यूल को बनाकर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है डिवाइस ड्राइवर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये कल की क्लास का मेन टॉपिक होगा, और वहां पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या वर्क करता है, ये सारी चीजें आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में इसको समझ ले रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। किसी उपकरण को जो चलाता है वही उसका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया, आज एक बार दोबारा आप लोगों को बता दें कि कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि
दो दो हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए, किन्हीं भी दो हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए जो आपस में उनके बीच में लिंक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। एक हार्डवेयर ये हो गया और दूसरा हार्डवेयर ये हो गया। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारा जो है एक प्रकार का डिवाइस ड्राइवर है। दो सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने के लिए, दो सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ने के लिए, सॉरी, दो हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर हमारा डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। एग्जाम्पल में कोई सीपीयू अगर आपके पास है, कोई कंप्यूटर है और आप किसी प्रिंटर को उस पर चलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप प्रिंटर को लाएंगे, जोड़ेंगे और चलने लगेगा, नहीं। सबसे पहले जब पहली बार उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं उसका ड्राइवर। तो और आपके सिस्टम में भी ढेर सारे ड्राइवर की जरूरत होती है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं लैपटॉप का। लैपटॉप में आप देखेंगे वेबकैम, तो वेबकैम जो कंपोनेंट है वो अलग है, भले लैपटॉप में इनबिल्ड है लेकिन वो एक अलग कंपोनेंट है। और वो कंपोनेंट हमारा तब वर्क करेगा जब हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में उस वेबकैम का ड्राइवर मौजूद, ठीक है। सेम इसी तरीके से कीबोर्ड हम कनेक्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड हमारा तब वर्क करेगा जब कीबोर्ड का ड्राइवर उसमें उपलब्ध है। तो कीबोर्ड तो पहले से होता है, उसका ड्राइवर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड रहता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं कीबोर्ड माउस को छोड़कर, जैसे मेरा जो है टच पैड हो गया, जो आजकल यूएसबी 3.0 आ रहे हैं, ये सारे पोर्ट्स हो गए, और आप लोगों के जो है ईथरनेट पोर्ट जो होते हैं जहां से हम लैन की केबल कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे पोर्ट के लिए अलग 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 ड्राइवर। तो ऐसे आप समझेंगे तो आपका जो सिस्टम है, जो सीपीयू है ना, वो ढेर सारे चिपसेट से मिलकर बना होता है और हर चिपसेट का अलग अलग ड्राइवर होता है। जब तक वो सारे ड्राइवर कंप्यूटर में काम नहीं करते हैं तब तक जो है हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद एक पर्टिकुलर चीज नहीं काम करता, जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ ही नहीं काम कर रहा है, या वेबकैम नहीं काम कर रहा है, या कोई भी एक छोटा सा पार्ट उसका वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये समझिए कि उस छोटे पार्ट का ड्राइवर आपके सिस्टम में उपलब्ध नहीं, वह ड्राइवर जब तक आपके सिस्टम में उपलब्ध नहीं होगा वो आपका पर्टिकुलर पार्ट वर्क नहीं करेगा। इसीलिए बोला गया है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। इसे आमतौर पर उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहते हैं। हिंदी अगर उसका बोला जाए डिवाइस ड्राइवर तो होगा उपकरण का चालक। जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण जो या नया हार्डवेयर जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि, तो उसमें उसका ड्राइवर भी होता है। इसलिए आप देखें कि आप कोई नया प्रिंटर खरीदेंगे ना, तो उसके साथ आपको कुछ सीडी मिलती है, वही सीडी उसकी ड्राइवर है, ठीक। इसलिए उस सीडी को संभाल के रखना होता है। लैपटॉप परचेज करेंगे तो वहां पर सीडी भी आपको मिलती है, वो भी एक प्रकार का लैपटॉप के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सबके वो ड्राइवर है। हो गया डिवाइस ड्राइवर के बारे में। डिवाइस ड्राइवर के बारे बाद अब हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, अभी आप भूल जाइए कि हम आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और आप कंप्यूटर सीख रहे हैं। हम सिंपल शब्दों में कुछ चीजें आपसे पूछ रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में कोई आपसे पूछे व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए, अगर कोई आपसे सिंपल पूछे कि लैंग्वेज क्या होती है तो आप क्या जवाब देंगे? एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातें किसी दूसरे को समझा सकें और दूसरे की बातों को समझ सकें, वह लैंग्वेज कहलाती है। अब हम लोग इंसान हैं तो हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वह सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब उसको सिर्फ दो चीजें पढ़ी है, 0 और 1, उसका बाइनरी लैंग्वेज। इस वजह अगर दो इंसान तो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं क्योंकि उनकी भाषा सेम है। दो इंसान आपस में तब बातचीत कर सकते हैं जब उनकी भाषा सेम हो।
उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहें तो हमारी भाषा और हमारे कंप्यूटर की भाषा सेम होनी चाहिए। जब तक ये दोनों भाषा सेम नहीं होगी तब तक हमारा जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसको ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे एक व्यक्ति को हिंदी आती है, दूसरे को इंग्लिश आती है। हिंदी और इंग्लिश वाला व्यक्ति आपस में तब तक बात नहीं कर पाएगा जब तक उनके बीच में कोई ट्रांसलेटर न रखा जाए। ठीक है, तो अब हम लोग को लैंग्वेज समझ में आ गया कि लैंग्वेज क्या होता है, यानी भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा अपनी बातें किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं। अब हम लोग को टॉपिक ये समझना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलाकर बनाते हैं, और उन प्रोग्राम को लिखने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने किताब है, तो आप किताब खोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है। ठीक, किताब को ओपन कर दिया आपने, समझ में आ गया किताब पर, तो उस किताब की भी तो एक भाषा है ना, कि किताब हिंदी में लिखा होता है या तो इंग्लिश में लिखा होता है। सेम उसी तरह जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की भी एक भाषा है, उसी भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे किताबों को एक ह्यूमन पढ़ सकता है, एक इंसान पढ़ सकता है, उसी प्रकार उन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर पढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। ह्यूमन की लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज यानी कृत्रिम लैंग्वेज है। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है, और इस समय लगभग 2500 से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, इन सबके नाम आपने सुने होंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार की आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। और इस समय अगर देखा जाए तो 2500 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, बेसिक हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सके। अब इसको तीन मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तीन कैटेगरी बनाई गई है। एक तो बनाया गया है लो लेवल लैंग्वेज। इस लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और इस मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी तीन चीजें सेम है। क्या क्या, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इस भाषा को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। यानी जो हम 0 और 1 में निर्देश देते हैं ना, जो कंप्यूटर हमारा समझता है 0 और 1, वही हमारा बाइनरी लैंग्वेज है, और उसी को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसी को मशीन कोड भी बोला जाता है। यानी एक ऐसी भाषा जो मशीन समझ सके वह हमारी मशीन लैंग्वेज कहलाती है, उसी को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ मशीन का मतलब कंप्यूटर से। इस भाषा को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है, मनुष्य के लिए इसे समझना और इसमें प्रोग्राम लिखना असंभव है। अगर हमको 0 और 1 के रूप में कुछ भी लिखना पड़ जाए तो हम 0 और 1 के रूप में उस चीज को लिख नहीं सकते, और इस मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि वह लैंग्वेज उसको समझ में आती है। दूसरी चीज होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है, किंतु यह अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है। अब 0 और 1 में अगर हमें कोई चीज लिखना हो तो बहुत ट्रिपिकल पड़ जाता है। इसके बाद कुछ रिसर्च की गई तो एक नई लैंग्वेज बनाई गई, और वो लैंग्वेज बोली गई असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ 0-1 के स्थान पर हम कुछ कोड लिखते हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टार्ट। मान लीजिए किसी प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करना है, अब स्टार्ट शब्द को हमें 0-1 में लिखना हो तो कितना ट्रिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर वही कोड हम स्टार्ट के रूप में लिखें START, तो यह एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो हमको समझ में आ रही है कि इसका मतलब प्रारंभ करना, स्टॉप का मतलब रोकना, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। इस तरह से कुछ कमांड दिए जाते थे, और वह कमांड हमारे असेंबली लैंग्वेज में होते थे। यानी इसको जो है इंसान कुछ हद तक आसानी से समझ सकता। ठीक,
तो पहली लैंग्वेज हो गई हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जो 0-1 के रूप में हो गई। तो ये जो स्टार्ट है, स्टॉप है, एग्जिट है, इनको नेमोनिक कोड कहा जाता था, नेमोनिक कोड। ट्रिपल सी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उसमें क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछा जाता है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है निमोनिक कोड का संबंध किस लैंग्वेज से है। अब आपको पता ही नहीं निमोनिक कोड क्या होता है, तो आप कैसे उसका जवाब देंगे। तो यहाँ पे आंसर आपको ये बनता है कि निमोनिक कोड का जो संबंध है वो असेंबली लैंग्वेज से। और ऑप्शन में आपको सारे लैंग्वेज मिलेंगे, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो इस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किस भाषा को कंप्यूटर सीधा एग्जीक्यूट कर सकता है, बाइनरी भाषा को। फिर बाइनरी लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स या कितने कैरेक्टर होते हैं, 0 और 1 होते हैं। इस तरह इसमें क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, इसी दौरान कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आगे हैं, देख लें एक बार। सर निमोनिक कोड क्या होता है, मनीष पाल का क्वेश्चन है, निमोनिक कोड क्या होता है। उसी निमोनिक कोड को ही समझा रहे हैं कि जैसे सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज बनाई गई, बाइनरी लैंग्वेज बनाई गई, जिसमें 0 और 1 के रूप में कोड्स को लिखे जाते थे, लेकिन इसको लिखना बहुत ट्रिपिकल हो जाता था। उस समस्या को दूर करने के लिए एक नई लैंग्वेज खोजी गई, और उस लैंग्वेज में जो है ये बोला जाने लगा, कुछ 0-1 के बजाय कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इंग्लिश के वर्ड से जो बनाया गया वो हमारा निमोनिक कोड, जिसको हमारा जो है कंप्यूटर समझ सके। लेकिन ये जो निमोनिक कोड होते थे, इसे कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता था, इसीलिए एक डिवाइस बनाई गई असेंबलर, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया असेंबलर। असेंबलर क्या करता था कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज के कोड होते थे उनको बदल कर वो लो लेवल लैंग्वेज में ले जाता था या बाइनरी लैंग्वेज में ले जाता था। निमोनिक कोड्स क्या है, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, ठीक, जिनका इस्तेमाल असेंबली लैंग्वेज में किया गया। ठीक, तो इसलिए बोला गया है कि असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पर, यानी 0-1 के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाने लगा, और इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती थी। किंतु यह अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग होता था। एक प्रोसेसर ये समझ गया आपकी भाषा, आपने स्टार्ट लिखा, असेंबलर उसको कन्वर्ट करके 0-1 में बदल दिया, प्रोसेसर उसको जान गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रोसेसर उस चीज को समझे, ये इसमें एक कमी थी। ये ह्यूमन रीडेबल तो था, बट सारे प्रोसेसर इसको आसानी से समझ जाए ऐसा संभव नहीं। भी आगे देखते हैं कि इनकी दिक्कतों में कैसे सुधार हुआ। तीसरा जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। यह मनुष्य द्वारा समझने में बहुत आसान होती थी। इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, बाद में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग करके इसको मशीनी भाषा में किया जाता था। ठीक, तो अभी हमको एक बेसिक हमारे दिमाग में एक चीज बन गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम हम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0-1 के रूप में, जो बाइनरी के रूप में है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज था उनको बहुत ही आसान बना दिया गया, जैसे ये सी है, C++ है, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आज के समय में हाई लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, ना तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम कोडिंग करते हैं, और ना ही लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर कोडिंग कर सकते हैं। लो लेवल में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, C++, जावा, पाइथन, फोर्ट्रान, ये सब एक प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। सिराज अहमद का भी क्वेश्चन आया है, अंकीय कोड को कंप्यूटर कैसे एक्सेप्ट करता है। अंकीय कोड को सबसे पहले असेंबलर जो है हमारा बदलता है मशीन कोड, फिर वह मशीन कोड कंप्यूटर हमारा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, समझ सकता है। ठीक, तो ये हो गए 3 लैंग्वेज, और उन लैंग्वेज के आधार पर अब हम लोगों को आगे का टॉपिक देखना है। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना है
हमने बताया ना ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तीन सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे आपको समझ नहीं आता, इसलिए हमने जो है पहले आपको मशीन लेवल लैंग्वेज और ये सारी लैंग्वेजेस आपको। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज मतलब भाषा, ट्रांसलेटर मतलब बदलने वाला। एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर दे, वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। जैसे आप फोन में इस्तेमाल करते हैं गूगल ट्रांसलेटर, आप टाइप करते हैं इंग्लिश में, उसकी हिंदी वो बताता जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेटर मौजूद हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक भाषा में दूसरी भाषा में बदलने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक भाषा को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में बदलने के लिए जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। वो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। चलिए फिर से इसको देखते हैं, समझते हैं डेफिनेशन के रूप में। एक ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ट्रांसलेटर एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसेसर दैट कन्वर्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर। यानी ए ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। यानी जो ट्रांसलेटर हैं यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोसेसर्स हैं। यानी इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को की एक भाषा को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते। It discover and identify the error during translation। यानी यह जो है ट्रांसलेशन के दौरान जितनी भी गलतियां होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो किसी कंप्यूटर भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, असेंबली को मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको समझिए। यहां पर एक डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में अगर चीजों को समझेंगे तो काफी आपको हद तक समझ में आ जाएगा। डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे लेफ्ट साइड में एक चित्र बनाया गया है जो एक इंसान का यानी एक ह्यूमन का, ठीक। और दूसरा जो यहाँ पे डायग्राम में चित्र बनाया गया है वो कंप्यूटर का है। हमें जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है वह इस ह्यूमन और इसके बीच में स्टैब्लिश करना है। यानी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे इंसान इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि जब ये हिंदी में बोलेगा तो कंप्यूटर सुनेगा नहीं, इंग्लिश में बोलेगा तो भी कंप्यूटर सुनेगा नहीं। कंप्यूटर को क्या चाहिए? बाइनरी लैंग्वेज। और हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में बोल नहीं सकते, ये परेशानी है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो कुछ भी बोलना है हम उसको लिखते हैं कोड के रूप में, शब्दों के रूप में। वह हमारा कहलाता है सोर्स कोड। वह हमारा कहलाता है सोर्स कोड। फिर वह सोर्स कोड ट्रांसलेट किया जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा। और जब उस ट्रांसलेटर को उसको ट्रांसलेट कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। और वह ऑब्जेक्ट कोड फिर कन्वर्ट हो जाता है हमारा मशीन कोड में, ठीक। और वह मशीन कोड कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझ लिया जाता है। तो यहां पर जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर का मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, ठीक है। मशीन कोड का मतलब 0 और 1 में लिखा गया कोड हमारा मशीन कोड। सोर्स कोड का मतलब हम जो भी इंग्लिश भाषा में कोड लिखें वो हमारा सोर्स कोड है। अब अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं तो हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कुछ भी अगर लिख के भेजते हैं कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें एक भाषा होती है। आप या तो उसको इंग्लिश में लिख के भेजते हैं, हिंदी में लिख के भेजते हैं, उर्दू आ रही तो उर्दू में आप लिख कर भेजते हैं। उसी तरह जो हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, तो हम सोर्स कोड की भी एक लैंग्वेज है। वह लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है। तो जिस जिस लैंग्वेज की हमको जानकारी होती है उस लैंग्वेज हम सोर्स कोड को लिखते हैं। फिर ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड से वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये कन्वर्जन के दौरान जो भी एरर्स आती है वह ट्रांसलेशन यूजर को वापस भेजता है कि आपके सोर्स कोड में ये दिक्कत थी और ये इसको सही करिए। तो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड, ठीक।
तो यह टेक्निक हो गई हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जब तक अगर ये ट्रांसलेटर ना रहे तब तक हम अपनी भाषा कंप्यूटर को नहीं समझा पाएंगे, तो ना कोई प्रोग्राम बना सकते हैं और ना कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इन सबका जरूरत पड़ता है सॉफ्टवेयर बनाने। ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलकर अगर आप कंप्यूटर का कोई भी अच्छा कोर्स करेंगे ना, बेसिक कोर्स से आगे अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। जैसे कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रहे हैं, बीएससी सीएस आता है, बीएससी आईटी आता है, बीसीए आता है, एमसीए आता है, या कंप्यूटर साइंस आप बीटेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों की जानकारी होनी वहां पे आपको जरूरत है। पॉलिटेक्निक ही आप कर रहे हैं सीएस या आईटी ब्रांच से, तो वहां पर ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है जब हम स्पेशली सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाते हैं। तो अभी बेसिकली जो हम लोग अपने यहाँ कोर्स कराते हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोर्स होते हैं, यानी उसमें हम सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हैं। और वो सब जो कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज में आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं, यानी उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सॉफ्टवेयर बना सकें। ठीक, तो पहले किसी चीज को चलाना जरूरी है कि हम किसी चीज को चलाना सीख जाएं। जब हम उसको चलाना सीख जाएंगे तो काफी वर्किंग उसकी मुझे समझ में आ जाती है, फिर उसको हम बनाना शुरू करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और समझ में भी आता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशंस के कोर्स कराए जाते हैं। जैसे आप लोग कोर्स करते हैं वो सारे एप्लीकेशंस के कोर्स हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा 3 प्रकार का होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो हमारा ट्रांसलेटर है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई भाषा को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, वह हमारा असेंबलर कहलाता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकता है। यह निमोनिक कोड जैसे ऐड, एनओवी, नो, सम आदि को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये इसके निमोनिक कोड्स हैं। जैसे ऐड क्या है, जोड़ने के लिए हो गया। ठीक, ये सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया, तो इसके निमोनिक कोड्स हो गए। ठीक, तो यह इस प्रकार से जो कोड है उन कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली भाषा के जो कोड होते हैं वही निमोनिक कोड कहलाते हैं, लेकिन वह कोड कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है और वहां पर इस्तेमाल किया जाता है असेंबलर। ठीक, सोर्स प्रोग्राम क्या है, यूज जो भी प्रोग्रामर के द्वारा राइट किया जाता है प्रोग्राम, वो हमारा सोर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए लिखा है राइटन इन द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम राइट किया गया है वो हमारा सोर्स प्रोग्राम, उसको हम इनपुट कर देते हैं किसमें, असेंबलर में। अब असेंबलर उसको कन्वर्ट करके बना देता है मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज हमारा टारगेट प्रोग्राम हो जाता है जो बिल्कुल मशीन लैंग्वेज के बराबर हो जाता है, जिसको हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और असेंबलर इसका के पास अपना एक डाटाबेस होता है जहां पर ये सारी चीजों को, सारे कोड्स को स्टोर भी कर सकता है। ये भी इसमें अच्छी बात है, इसके पास डाटाबेस की भी सुविधा है। यह सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है टारगेट प्रोग्राम में, यानी यह असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सके वह उसका मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंबलर के बारे में चीजें। जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं उनको आप पूछते रहें, जैसे सवालों का भी जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है कंपाइलर क्या होता है। देखिए, एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखे गए बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब तक वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाया तो रिस्पॉन्स क्या देगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में
किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं? तो वो उसका आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज, मतलब असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, वो है उसका कंपाइलर। सुना रहा ना? तो कंपाइलर और असेंबलर का काम अलग है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वहां पर आंसर आपका आता है कंपाइलर। तो यहाँ पर बोला गया एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में लिखे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि प्रोसेसर के द्वारा आसानी से साझा किया जा सके। इस प्रक्रिया में जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग में बदला जाता है, उसे कंपाइलेशन कहते हैं। यानी कंपाइलर जो एक्टिविटी करता है वो कंपाइलेशन करता है। कंपाइलेशन का मतलब एक प्रोसेस जहां पर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया आपका कंपाइलर। इसमें हमने इनपुट कर दिया हाई लेवल लैंग्वेज और इसने कन्वर्ट कर दिया लो लेवल लैंग्वेज में। जो एरर आ रही है इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करते समय, वो उसके सामने रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मनीष पाल का क्वेश्चन, सर डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस वह प्लेस है, वह स्थान है जहां पर ढेर सारे डाटा को स्टोर किया जा सके। आगे चल के आपको डाटाबेस के कुछ सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर है डाटाबेस का अपना एक्सेस, एमएस एक्सेस जो सॉफ्टवेयर वो डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डाटाबेस बनाने के लिए आते हैं। डाटाबेस मतलब जहां पर सारा रिकॉर्ड स्टोर किया जा सके। ठीक, तो रिकॉर्ड का स्टोरेज जो है वही डाटाबेस है, डाटा का कलेक्शन डाटाबेस। ठीक, नेक्स्ट चीज है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम काम करता है, बस दोनों को काम करने का तरीका अलग। क्या अंतर है दोनों में? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यानी जितने भी प्रोग्राम हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, सबको एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। सबसे पहले एक लाइन उठाया, उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। कोई एरर आई तो आपको आइडेंटिफाई कर दिया। फिर इंटरप्रेटर क्या किया? दूसरी लाइन उठाया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया। मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन का ये कोड था जो कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में था। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को ले लेते हैं, एक कोड था, और हमारा टारगेट क्या है? इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले एक कोड उठाया, उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में। ठीक, और मशीन लैंग्वेज में करने के बाद अगर इस कन्वर्जन के दौरान उसको कोई एरर आ रहा है तो उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइन में यहां पर ये गलती है। फिर दूसरी लाइन को उठाया, उसको कन्वर्ट कर दिया। तीसरी लाइन को आया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। चौथी लाइन को आया तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया। तो जब ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करेगा, तो जाहिर सी बात है समय तो ज्यादा लेगा। ठीक, तो यही इसमें और उसमें मेन अंतर है। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यानी स्टेप बाय स्टेप करता है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब दोनों का एक कंपेयर हम कर ले रहे हैं कि कैसे दोनों वर्क करता है। देखिए, कंपाइलर कैसे वर्क करता है और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, यह दो चीजें हम लोग कंपेयर करें। सोर्स, देखो दोनों का उद्देश्य क्या है? यह भी सोर्स कोड को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों का यही काम है। आप इंटरप्रेटर को देखेंगे तो भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। कंपाइलर को देखेंगे तो भी सोर्स कोड को ये आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर रहा है।
लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, वो चीज हमको समझना है। कंपाइलर इतने स्टेप में काम करता है। कंपाइलर सोर्स कोड को सबसे पहले कंपाइलर कंपाइल करता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको आउटपुट में भेजता है। यानी पूरा सोर्स कोड को एक साथ उठाया और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसको आउटपुट कर दिया। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक सोर्स कोड को उठाता है और उसको डायरेक्टली आउटपुट में कन्वर्ट करते चला जाता है। डायरेक्टली जो उसका आउटपुट है उसमें वो उसको कन्वर्ट करते चला जाता है। और इन दोनों की वर्किंग में डिफरेंस देखना है तो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। यहां पर कुछ बेसिक डिफरेंस बताया गया है कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें यहां पर समझाई गई। कंपाइलर क्या काम करता है, किसी एक प्रोग्राम में लिखे हुए सोर्स कोड को एक साथ हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी जितना कोड था सबको उठाया और एक साथ कन्वर्ट कर दिया। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम में लिखी सभी लाइन का अनुवाद एक एक करके करता है। पहले एक लाइन उठाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरा लाइन उठाएगा उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरा ट्रांसलेट करेगा। फिर सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगती है। चूंकि ये एक ही साथ कर देता है इसलिए इसलिए इसको जो है थोड़ा सा टाइम कम लगता है। सारा कोड उठा के ट्रांसलेट करके उसको उसने बदल दिया जो है मशीन लो लेवल लैंग्वेज में। जबकि जो हमारा इंटरप्रेटर है उसको अनुवाद करने में समय ज्यादा लगेगा। भाई वो एक एक लाइन कर रहा है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न होता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि बीच का कोई रिजल्ट उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें मेमोरी का प्रयोग होता है। कंपाइलर क्या करता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। आप क्लास सेटिंग में देखें तो यहां पर एक कोड और जनरेट कर रहा है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है, इसलिए यहां पर जो है मेमोरी का इस्तेमाल होता है। जबकि कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसका मेमोरी का प्रयोग नहीं करता है। ठीक, इसमें डिबगिंग करना आसान नहीं होता। अब एक नया शब्द मिल गया, डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को खोजना। आप कोई भी काम करें उसमें क्या समस्या है उसको खोजना। ठीक, तो ट्रांसलेटर करते समय भी कई सारी गलतियां होती हैं। जैसे आप हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहां पर ग्रामर के रूल को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर रूल गलत होता है तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। उसी प्रकार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो उसका आउटपुट नहीं आता है। तो डिबगिंग शब्द का मतलब क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। और उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कंपाइलर में आसान नहीं होता, क्योंकि सारी लाइनों को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर में आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि वह एक लाइन को पढ़ा फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, गलती आई तुरंत आपके सामने रख दिया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम खोजने में आसानी होती है। और कंपाइलर सारी लाइनों को एक साथ कर दिया। तो दोनों के कुछ ड्रॉबैक हैं और कुछ एडवांटेज हैं। कंपाइलर का एडवांटेज क्या है, समय कम लगता है, इंटरप्रेटर में समय ज्यादा लगता है। कंपाइलर में गलती खोजना ट्रिपिकल होता है, इंटरप्रेटर में गलती करना आसान। इसलिए जो मॉडर्न लैंग्वेज बनाई गई है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें दोनों चीजों को दे देते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आपको जरूरत होती है तो आप कंपाइलर का इस्तेमाल करें, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करना इंटरप्रेटर का इस्तेमाल। कुछ कंपाइलर इंटरप्रेटर के नाम, जैसे सी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर होता है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो टर्बो C++ आता है, टर्बो C आता है, बोरलैंड C आता है। ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में ये सारी चीजें हमने सीखी। अब क्लास में लास्ट 5 मिनट में हम लोग ये देख ले रहे हैं कि क्या चीज आपको समझ में आई, क्या चीज नहीं आई। तो एक बार क्लास का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जिन जिन टॉपिक्स पे डाउट हो उन टॉपिक्स को आप एक बार बोलें जिससे उसका आंसर दिया जा सके। आज की क्लास का मेन टॉपिक यही था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लास का मेन टॉपिक ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने क्या सीखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जितना भी चीज सीखा वो सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया है, डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज,
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने यहाँ एडिशनल इसलिए बता दिया जिससे आपको ट्रांसलेटर का वर्क समझ में आ जाए। प्रोग्राम की भाषा कितनी होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, असेंबलर का क्या काम होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यह असेंबलर का काम होता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक साथ कर देता है। और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। ये दोनों की वर्किंग समझाई गई है और यहाँ दोनों का कंपैरिजन किया गया। आज की क्लास थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आए। कारण क्या है कि सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं, कंपाइलर कभी नहीं सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग जानते भी होंगे जो प्रोग्रामिंग पहले से पढ़े हैं। तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पहले से पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके सिलेबस में होता है, बट यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वर्ड्स नए हैं। कोई भी चीज नई सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। आज की क्लास अच्छे समझ में आए उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूं यूट्यूब पर, उसका लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाए, तो आप उस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देखें। अगर आप क्लास किए हैं तो भी देखें, नहीं किए हैं तो देखना जरूरी है। तो क्लास जब उस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुनेंगे, दोबारा देखेंगे, तो आपको काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो चीज नहीं समझ आ रही है उसको एक बार रिपीट करके पूछें। फिर भी मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप करें, सब लोगों को ग्रुप में जोड़ा ही गया है। जिसको ग्रुप में पूछने में शर्म आ रही है कि ग्रुप में कैसे पूछें, बाकी बच्चे क्या कहेंगे, वो पर्सनली जो है भेज दें, मेरे पर्सनल नंबर पर ही अपना क्वेश्चन लिख के भेज दें। कोशिश ये किया जाएगा कि हर बच्चे के हर डाउट्स को क्लियर कर दिया, और इसके लिए थोड़ा सा स्टडी भी जरूरी है। जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जो आज की क्लास पढ़ाई गई, अगर आज जो क्लास नहीं करेगा उसको कल की क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक रेगुलर रहे, एक फ्लो रहे, तब आप चीजें समझ में आएंगी। इस दौरान कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। विशाल कुमार यादव सर वॉइस नहीं आ रहा है, अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो एक बार आप जो है ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, वॉइस आने लगेगी। फिर भी नहीं आ रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है रिकॉर्डिंग से पढ़ लीजिए। सर मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम क्या होता है? मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे ये समझ लीजिए आपके घर में आपको कंट्रोल करने के लिए दो व्यक्ति हैं, ठीक, एक आपके माता है, एक पिता है। तो आपके मास्टर कंट्रोलर हैं जो आपको नियंत्रित करते हैं, बेटा ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, किसी काम को करना है तो कैसे करना है। तो वो मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम कि कंप्यूटर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ एक पहले से प्री प्लान प्रोग्राम होते हैं, वो मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम कहलाते हैं। और भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट्स हो तो आप लोग फटाफट अपने डाउट्स भेजें, नहीं तो फिर क्लास आज आप लोगों की समाप्त की जाए। क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी क्लास को लेकर आप लोगों के मन में फीडबैक है, जो भी क्लास को लेकर फीडबैक है, वो फीडबैक जरूर दें, जिससे जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती समय दिए, टाइम निकाल कर आप लोग ऑनलाइन आए, घर बैठे पढ़ाई किए, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। जो आपके साथ के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ाई कर पा रहे उनकी हेल्प करिए, उनको प्रेरित करिए कि वो भी पढ़ाई करें, जिससे लॉकडाउन का वो सही प्रयोग कर सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।